Hello, dear aspirants. Welcome to the Exia IAS Academy. तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। स्पेशली हम वीकली टेस्ट लेते हैं संडे को, तो जो भी पूरा वीक में पढ़ाया जाता है उसके ऊपर आपका जो नॉलेज है वो इन्हेंस हुआ है या नहीं, आपको चीज़ें समझ आ रही है या नहीं, वो चीज़ें आप समझ पाएंगे। आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स आपको आंसर राइटिंग भी करवाया जाएगा वीकली। जो गाइडेंस रहेगा एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा दिया जाएगा। 1-on-1 मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है, कोर्स रिलेटेड, क्लास रिलेटेड, टेस्ट रिलेटेड, वो सभी कैटर किए जाएंगे। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। फर्दर किसी चीज़ को डिटेल में जानना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर जो है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो उससे पहले आप ध्यान रखिएगा कि जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है इट इज़ नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज एंड आईक्यू। तो सिर्फ आपका नॉलेज और आईक्यू का ही टेस्ट नहीं है, ये आपका जो रियलिटी जो है चेक करता है कि आप किस तरीके से जो सोसाइटी का रियलिटी है, इकोनॉमी की रियलिटी है, पॉलिटी की रियलिटी है, जो कल्चर है, जो सिविलाइजेशन है, उसको किस तरीके से समझते हैं, जो करंट चैलेंजेस है, जो इंटरनेशनल डायनामिक्स है, उसको किस तरीके से समझते हैं। तो आपको सिर्फ एक फिक्स बॉडी ऑफ नॉलेज पढ़ के आप एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते हैं। तो जो फिक्स बॉडी ऑफ नॉलेज है उसको पढ़ते हुए आपको आपका नॉलेज तो चाहिएगा, आपका इंटेलिजेंस भी आपको लगेगा, लेकिन इसी के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस अबाउट डिफरेंट subject needs to be acquired and it needs to be clubbed and interlinked। तो अभी इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है ये इसको आप लाइफ के साथ इक्वल मत कीजिएगा। पैरेलली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैरेलली आप डिफरेंट एग्ज़ाम के लिए भी एग्ज़ाम को भी दें, क्योंकि आप इतने बड़े एग्ज़ाम के लिए जब पढ़ रहे हैं तो जो डिफरेंट अदर स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, उनको निकालने में आपको आसानी होगी। और इसी के साथ क्या है, डिफरेंट स्किल सेट के ऊपर भी काम करना ज़रूरी है। तो आज के समय पे इतने ज़्यादा आपके अपॉर्चुनिटीज़ है एआई होने की वजह से, या फिर और भी डिफरेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको बेटर पता होगा, तो उनमें भी आपको ट्राई करना ज़रूरी है। उन फील्ड में भी आप थोड़ा बहुत आपको स्किल एक्वायर करते रहना है, और जितना हो सके आपको हर अटैम्प्ट के साथ आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को डिफरेंट फील्ड में भी बढ़ाना ज़रूरी है ताकि आप टेंस्ड ना रहे। ओके, चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो पहला आर्टिकल बात कर रहा है अबाउट जुडिशियल डिक्टेट के बारे में, कि जो जुडिशियल ऑर्डर दिया जाता है, स्पेशली जो डिक्टेट दी जाती है बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट को ऑर्डर देता है, जो डिक्टेट देता है, तो वो उसमें किस तरीके से खतरा है, किस तरीके से इज फ्रॉट विथ पर्ल्स, वो हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें मेन बात यह है कि हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस दिया है हाई कोर्ट को रिगार्डिंग केसेस की, पर्टिकुलर तरह के जो केस है उनको आपका टाइम बाउंड तरीके से सॉल्व करना काफ़ी ज़रूरी है। तो उसी को इस आर्टिकल में क्रिटिसाइज़ किया गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली इम्प्रॉपर है जो डिक्टेट दिया जा रहा है बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ये काउंटर प्रोडक्टिव है और ये अंडरमाइन करता है प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म को। तो जुडिशरी के अंदर भी क्या है, एक फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है। जुडिशरी के अंदर भी जिस तरीके से हम एग्जीक्यूटिव में फेडरलिज्म डिसेंट्रलाइजेशन को देखते हैं, लाइकवाइज जुडिशरी में भी क्या है, फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ज़्यादा डिक्टेट करती है और ज़्यादा आपका कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो इससे जो जुडिशियल फेडरलिज्म है, जुडिशियल डिसेंट्रलाइजेशन है, वो अंडरमाइन होता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी इम्प्रॉपर है। ऐसा इस आर्टिकल आप देख सकते हैं, जो आर्टिकल 235 है। तो आर्टिकल 235 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, the author argues that the constitution clearly vests high courts with the power of control। तो हाई कोर्ट के पास पावर है ऑफ कंट्रोल एंड सुपरिंटेंडेंस ऑफ ओवर द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को कौन सुपरिंटेंडेंस कर सकता है या कंट्रोल कर सकता है, बाय द हाई
कोड। नो डाउट सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टिव्स दे सकता है, लेकिन उसको ये अगर आपका ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है उसको बाईपास करता है और जो हाई कोर्ट की ऑटोनॉमी है उसके ऊपर इन्फ्रिंज करता है। तो इसीलिए जब आपका कोई टॉप की अथॉरिटी है वो जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है उसको हर समय आपकी अगर डिक्टेट देती है या फिर उनको ऑटोनोमसली काम करने नहीं देती है, तो उससे क्या होता है, अंडरमाइन होता है डिसेंट्रलाइजेशन का। जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो अंडरमाइन हो जाता है। जो लोकल आपकी अथॉरिटी है, लोकल जुडिशरी है, वो बेटर काम नहीं कर पाती है। इन दिस केस हाई कोर्ट के बारे में कहा गया है। तो अभी हाई कोर्ट का खुद का विजडम है कि अपने जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कैसे चलाना है। तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में लगभग 25 हाई कोर्ट है। कोई हाई कोर्ट है जो 2-3 स्टेट को भी समेटता है। तो हर हाई कोर्ट का क्या है, अपना खुद का लोकल इश्यूज है, अपने लोकल प्रॉब्लम्स है विद इन देयर स्टेट। तो इसीलिए जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिक्टेट होता है, इट इज़ नॉट फिट फॉर हाई कोर्ट, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स देंगी वो हर कोर्ट को बराबर जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक वन साइज फिट ऑल डिक्टेट आ जाएगा और इससे क्या होगा, जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है वो इग्नोर होने की संभावनाएं रहती है, क्योंकि हर स्टेट का क्या है, डिफरेंट इशू है, डिफरेंट स्ट्रेंथ है और डिफरेंट आपकी तरह की पेंडिंग है। तो इसीलिए क्या है, एक तरह का डिक्टेट जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन को और फेडरलिज्म को अंडरमाइन करता है। और इसी के साथ ये भी क्रिटिसाइज़ किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो लैक ऑफ मॉरल स्टैंडिंग है, क्योंकि अगर आप डेटा देखें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास भी बहुत सारी केसेस जो है कई सालों से पेंडिंग है। तो इसीलिए आपकी जो केस पेंडिंग है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट के खुद के पास पेंडिंग है तो सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं कर सकती है, जो डिक्टेट देती है उसमें मॉरल स्टैंडिंग उनका नहीं रहता है। सेकेंडली इसमें देखें तो इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में कहा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट सफ़र्स फ्रॉम अ 30% वैकेंसी रेट, कि 30% अगर 10 जजेस की पूरी कोर्ट है तो उसमें आपके लगभग 3 जज एब्सेंट हैं। तो उसमें वो जो एब्सेंट है, उस एब्सेंस को कैसे फील किया जाता है, बाय कॉलेजियम सिस्टम। तो थर्ड जजेस केस के बाद जो कॉलेजियम सिस्टम बना कि आपके CJI एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो रहेंगे, तो वो जो कॉलेजियम सिस्टम बना, वो कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग हाई कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट करता है। तो अभी अगर किसी कोर्ट में जजेस की वैकेंसीज है तो ऑब्वियस है कि आपका जो केस रहेगा वो पेंडिंग रहेगा, क्योंकि बेंच कम बनेगी। तो इसीलिए इस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना है कि जो वैकेंसीज है वो फिल की जाए, उसके बाद जो है हम कोई क्वेश्चन उनको कर सकते हैं। फिर आपका जो इनइफेक्टिवनेस ऑफ पीस मिल रिफॉर्म है, तो जो रिफॉर्म लाई जा रही है आपके सुप्रीम कोर्ट में हो या फिर हाई कोर्ट में हो, तो वो काफ़ी एड हॉक सोल्यूशन है। एड हॉक मतलब क्या, टेम्परेरी सोल्यूशन देखा जाता है। तो इसीलिए क्या है, जो सोल्यूशंस है वो परमानेंट लाने ज़रूरी है। एड हॉक सोल्यूशन टेम्परेरी होते हैं और उनका इफेक्ट भी टेम्परेरी ही होता है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि ध्यान किस में देना है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि जो जुडिशरी की स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाई जा सके। तभी क्या है, आपका बेटर जो केस का पेंडेंसी है उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो मेन जो इशू है वो केस पेंडेंसी को लेके ही हम देख सकते हैं हमारी जुडिशरी में, कि 5 करोड़ से भी जो ज़्यादा का केस है वो पेंडिंग है। और इतने पेंडिंग केसेस क्या करते हैं, देश में जुडिशरी का जो रोल है उसमें सवालिया निशान खड़ा करता है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। फिर अभी अगर इसमें थोड़ा हम हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देखें, तो अभी इसमें हिस्टोरिकल इवोल्यूशन हम क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि पूरा जो जुडिशियल सिस्टम है वो एंशियंट समय से आज के समय तक किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। तो एंशियंट और मेडिएवल समय पे अगर देखें तो जो जुडिशियल सिस्टम था एज पर बृहस्पति जो स्मृति है, तो जो आपकी डिफरेंट श्रुति स्मृति है उसमें बृहस्पति स्मृति जो है वो आपका फीचर हायरार्की फ्रॉम फैमिली कोर्ट, तो एक हायरार्की को दर्शाता है। तो उस समय पे आज की तरह जो मॉडर्न कोर्ट्स है वो नहीं हुआ करती थी, जैसे फैमिली कोर्ट हुआ करती थी, उसके बाद किंग आता था, तो किंग जो है फाइनल जुडिशियल इंटरप्रेटर हुआ करता था या फिर किसी भी लॉ का इंटरप्रेटर हुआ करता था। देन कॉलोनियल एरा का समय आया 1726 से लेके 1947 तक, तो उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कॉमन लॉ कोड को इस्टेब्लिश किया गया इन मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता इन 1726। फिर जो फर्स्ट एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता में
बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा ये आज के तरह का सुप्रीम कोर्ट जो है उसी तरीके से था, लेकिन जो आपकी कलकत्ता एरिया थी उसी में ये कोर्ट था, और ये ब्रिटिश स्टाइल जो जुडिशरी है उसको इसने इंट्रोड्यूस किया। देन बाद में जब आपका इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया इन 1861, तो जो तीन मेन आपकी प्रेसिडेंसीज थी, मद्रास थी, बॉम्बे थी और कलकत्ता थी, वहाँ पे आपका हाई कोर्ट को सेटअप किया गया और ग्रेजुअली क्या है हाई कोर्ट को एक्सपैंड किया गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी के बारे में मेंशन किया गया, आर्टिकल 124 से लेके 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में मेंशन है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन होगा, कितनी जजेस रहेंगे और ये किस तरीके से फंक्शन करेगा, तो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो अभी ये जो आपका रेंज दिया गया है आर्टिकल का, इस रेंज के अंदर जैसे 142 हो आर्टिकल टू डू कंप्लीट जस्टिस, 143 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देन 136 स्पेशल लीव पिटिशन, उस तरीके के जो आर्टिकल है दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस माइट आस्क इन योर एग्जामिनेशन, तो उसको हमें ध्यान रखना है। फिर अगर हम 1970s में देखें इमरजेंसी के समय पे, तो उस समय 1970s में स्पेशली ओके, तो उस समय आपका केशवानंद भारती केस आया था 1973 में, बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है वो आया, और देन एग्जीक्यूटिव एक ओवर रीच देखा गया 1975 से 77 तक। इवन जुडिशरी के अंदर जो सीनियर मोस्ट जजेस को अपॉइंट करने का प्रथा हुआ करता था उसको भी ब्रीच कर दिया गया। और अर्ली अगर देखें तो जो जुडिशरी थी वो आपकी सबमिसिव थी, मतलब गवर्नमेंट को पूरा आउटराइट मतलब अधिकार देती थी। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ को सही ठहराया गया इन शंकरी प्रसाद केस, जिससे आपका जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, उनको बहुत ज़्यादा पावर मिल गया। उसके बाद आप देख सकते हैं बेरूबारी यूनियन केस आया, फिर और एक केस था मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ, तो गोलकनाथ केस ओके। तो इन सभी चीज़ों में काफ़ी टसल देखा गया। 1980 से 1990s के अंदर अगर देखें तो जुडिशियल एक्टिविज्म का राइज हुआ, स्पेशली जो PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, को एक्सपैंड किया गया ताकि हम जो जस्टिस है उसको सर्व कर सके, स्पेशली टू द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। फिर बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट गाइडलाइन आने लगी, जैसे विशाखा गाइडलाइन ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट आने लगा। फिर 3 जजेस केस आया, जिससे जुडिशरी का जो अपॉइंटमेंट है उसको कम्प्लीटली एग्जीक्यूटिव से हटा के जुडिशरी के पास ही रख दिया गया। फिर 2000 के बाद अगर देखें तो आपके क्या क्या चेंजेस आए, तो 2000 के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आपका एक्टिविज्म है काफ़ी बढ़ा और एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टिव्स भी देने लगे। इवन एग्जीक्यूटिव को भी एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टिव्स मिलने लगी, जैसे फायर क्रैकर्स को बैन करना, अल्कोहल को बैन करना विद इन 500 मीटर्स ऑफ हाईवे, तो उस तरीके के, या फिर जो इंडस्ट्रीज है, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, उनको बंद करना, इस तरीके के जो एक्टिविज्म है वो हमें देखने को मिला। बाद में अगर देखें 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी इन 2015। तो ये जो कमेटी था इसमें एग्जीक्यूटिव ने ये एक्ट को पास करवाया बाय लेजिस्लेचर, ताकि जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट है उसमें जो नेपोटिज्म, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का जो इशू रहता है उसको हटाने के लिए। लेकिन इसमें ये भी चीज़ देखा गया कि इससे क्या है, जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो स्टेट पे आ सकती है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इसमें इन्वॉल्व हो गया है NJSC में। तो इसीलिए क्या हुआ, NJSC को आपका अल्ट्रा वीरस, इट मीन्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया बाय दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो ये था जो पूरा इसका ब्यौरा है इवोल्यूशन का, कि किस तरीके से जुडिशरी जो है वो इवॉल्व हुई। तो इससे क्या है, आपको एक बेटर आइडिया मिल जाता है जब आप हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। फिर चैलेंजेस रिलेटेड टू द जो इशू है अभी उसमें अगर देखें तो इरोजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड्री बना दिया गया है, हाई कोर्ट को पावर दे दिया गया है टू चेक ओवर दी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी या फिर लोअर जुडिशरी। फिर एक सेंट्रलाइजेशन वर्सेस फेडरलिज्म का प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा पावर इस्तेमाल करती है, HC को डिक्टेट करती है, तो उससे सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी बढ़ती है और फेडरलिज्म कॉम्प्रोमाइज़ में आता है। फिर जो आपका डिक्टेट है वो इनएफिशिएंट हो सकता है, क्यों, क्योंकि वन साइज फिट ऑल सोल्यूशन देखा गया है इसमें। लेकिन जबकि क्या है, जो डिफरेंट स्टेट है उनकी केस पेंडेंसी की जो मात्रा है वो डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द नेचर ऑफ केसेस पेंडेंसी इन असम इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन महाराष्ट्र। तो ये एक प्रॉब्लम हम इसमें देख सकते हैं।
दूसरा, इससे अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस आ सकती है। जैसे अभी रिसेंट डिक्टेट में क्या है, जो कमर्शियल केसेस है उनको लेने की बातें कही गई। तो अगर कमर्शियल केसेस ली जाती है तो क्रिमिनल केसेस और मैट्रिमोनियल केसेस में जो पेंडेंसी है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। दूसरा, हम एक फ्रिक्शन विद इन जुडिशरी देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट। फिर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी का जो हमेशा रहता ही है कि जो भी डिक्टेट होती है वो क्लियर नहीं होता है, या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच करती है, तो उस तरीके का एक प्रॉब्लम हम इसमें देख सकते हैं। बाकी कॉलेजियम सिस्टम क्या है, जुडिशरी को अपॉइंटमेंट करने का एक सिस्टम है जो आपके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जजेस केस जो था उसमें ये इवॉल्व हुआ। ओके, नेक्स्ट देखिए जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है। जो जज जब क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, या फिर आपके सो मोटो केस लेते हैं या पीआई लेते हैं, तो उसी को कहा जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। फेडरलिज्म इन जुडिशरी क्या होता है कि एचसी अपने हिसाब से काम करे, एससी अपने हिसाब से काम करे। जुडिशियल डिक्टेट क्या होता है, अथॉरिटेटिव ऑर्डर होते हैं जिनको फॉलो करना होता है बाय द लोअर कोर्ट। जुडिशियल ओवररीच क्या होता है, व्हेन जुडिशरी एनक्रोचेस ऑन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर डोमेन। तो जब क्या होती है, जुडिशरी जैसे लॉ बनाने लग जाती है, तो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जुडिशरी बहुत समय पे ये भी फील करती है कि लेजिस्लेचर के तरफ से एक वैकम क्रिएट होता है। तो अगर वो वैकम ना रहे तो क्यों भला आपका ये जुडिशियल डिक्टेट आएगा, तो वो भी इसमें एक देखा जाना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो जुडिशियल ओवररीच का भी एक प्रॉब्लम है, तो ये मैंने ऑलरेडी बताया। सेपरेशन ऑफ पावर जो है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी को सेपरेटली काम करना। स्पेशली हमारे देश में चेक्स एंड बैलेंस है, हमारे देश में एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है वो आपकी एक कोऑपरेशन शेयर करती है, लेकिन जो जुडिशरी है वो कम्प्लीटली सेपरेट है। तो अभी जब जुडिशरी आपकी लॉ मेकिंग करती है या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करती है, तो उससे ये क्रिटिक्स जो है उसको जुडिशियल ओवररीच मानते हैं। ओके, तो जुडिशियल एक्टिविज्म अच्छा है, ओवररीच अच्छा नहीं है। तो इसमें एक जो फाइन ट्यूनिंग है, एक फाइन बैलेंसिंग है, वो करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इसमें आपका लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस है, जो मैंने समझाया उससे ही आप चीज़ें समझ पाएंगे। तो फेडरलिज्म एक आपका फिलोसॉफी है, सब्सिडियरिटी है। तो किसी को अगर हम सब्सिडियरिटी देते हैं, मतलब जो टॉप की अथॉरिटी है वो अगर लोअर अथॉरिटी को कुछ पावर देती है या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है, तो उस हिसाब से चीज़ें होनी ज़रूरी है। सब्सिडियरिटी का प्रिंसिपल को फॉलो करना ज़रूरी है। देन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, लाइक फेडरलिज्म है, लाइक डिसेंट्रलाइजेशन है, इट नीड्स टू बी एडहेयर। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, जो 3 ऑर्गन के बीच जो सेपरेशन है, तो उस सेपरेशन को आपका लॉ एंड स्पिरिट में फॉलो किया जाना ज़रूरी रहेगा। ओके, बाकी जो डायमेंशंस हैं आप उसको समझ सकते हैं जो डिस्कशन हमने की उसके ज़रिए। नेक्स्ट, एनसीईआरटी का क्या लिंकेजेस है, कौन सी किताबें आप पढ़ सकते हैं ताकि आपका इसमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो ये काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, हमने इसमें कोई एक्सप्लेन नहीं किया है, बस ये एक्सप्लेन किया है क्या किताब पढ़ेंगे, कौन से चैप्टर्स को आप इसमें कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं वे फॉरवर्ड में जुडिशियल रेस्ट्रेंट बाय एससी। तो वे फॉरवर्ड में करना क्या है कि जो जुडिशियल रेस्ट्रेंट अपनाना है बाय सुप्रीम कोर्ट, और एम्पावर करना है डेटा ड्रिवन इंस्टीट्यूशन को, ताकि बेटर डेटा मैनेजमेंट के जरिए केस को मैनेज किया जा सके। हाई कोर्ट जो है उनको स्ट्रेंथन करना काफ़ी ज़रूरी है बाय गिविंग देम रिसोर्स, फंड्स एसेट्रा। एड्रेस करना है रूट कॉज को, तो रूट कॉज मेनली जुडिशियल वैकेंसीज है, तो उसको फील करना काफ़ी ज़रूरी है। आई होप चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो अगला आर्टिकल बात करता है हाउ इज़ AI गोइंग टू बी रेगुलेटेड इन इंडिया। तो किस तरीके से AI को इंडिया में रेगुलेट किया जाना है। तो अभी इसमें एक डेटा दिया गया है कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट यूज़र ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता क्या है, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी। तो जो चैट जीपीटी है ये आपका एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसको यूएस के बाद सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है इसका इंडिया में होता है। तो अभी जो चैट जीपीटी हो या फिर जो आपके ओवरऑल एआई को देखा जाए, तो उसके साथ जो आपका खतरा जुड़ा हुआ है, डीप फेक का हो या फिर मॉर्फिंग का हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम, बायसनेस का प्रॉब्लम हो, तो उसको किस तरीके से इंडिया जो है वो टेकल करने लग रही है। तो नेसेसिटी एंड कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है
लाइक चैट जीपीटी यूएसए के बाद सबसे ज़्यादा इंडिया यूज़ करता है, और इसमें प्रॉब्लम है आपका मिस इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा फैलता है, बायसनेस देखा जाता है, और ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसका भी इन्फ्रिंजमेंट होता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों से आपका निजात पाने के लिए इसको रेगुलेट करने की जो बातें हैं वो डिस्कस हो रही है। कोर प्रिंसिपल इसका क्या है, तो 7 गाइडिंग प्रिंसिपल को लिया गया है रेगुलेशन के लिए। एक, एआई के ऊपर लोगों का ट्रस्ट रहना, पीपल फर्स्ट अप्रोच रखना, ना कि कंपनी फर्स्ट अप्रोच रखना, देन इनोवेशन ओवर रेजिस्टेंस, फेयरनेस एंड इक्विटी को स्थान देना, अकाउंटेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबल बाय डिज़ाइन एंड सेफ्टी को प्रमोट करना। नेक्स्ट, गवर्नेंस फ्रेमवर्क अगर देखें तो क्या फ्रेमवर्क है, बिल्ट ऑन 4 कंपोनेंट्स। तो पहला गाइडिंग प्रिंसिपल कि पीपल सेंट्रिक होना चाहिए, एम्फसाइज किया जाएगा सेफ्टी एंड इक्विटी पे। गवर्नेंस आर्किटेक्चर में अगर देखें तो 6 इंडिपेंडेंट पिलर्स है, सेफ्टी एंड ट्रस्ट ऑफ एआई डिप्लॉयमेंट हो, इनोवेशन, सैंडबॉक्सिंग एंड वैलिडेशन, डेटा एक्सेस, क्वालिटी, गवर्नेंस, स्किल, कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन का रोड मैप जो होगा शॉर्ट टर्म होगा, मीडियम टर्म होगा एंड लॉन्ग टर्म होगा। तो वन गो में हम इसको नहीं कर सकते हैं। तो एडवाइजरी कमेटी रहेगी, सैंड बॉक्सेस फॉर टेस्टिंग रहेगा, लेजिस्लेटिव बेकिंग रहेगी, और फाइनली क्या है, इसको परमानेंटली जो चीज़ों को है लॉन्ग टर्म तक रखा जाएगा। सेक्टर स्पेसिफिक एडवाइस भी गवर्नमेंट ने टेलर किया है, टेलर फॉर पब्लिक सेक्टर्स, प्राइवेट फर्म्स, एकेडमिक जो होते हैं, तो उनको डिफरेंट गाइडलाइन दिया जाएगा कि किस तरीके से जो एआई है उसको रेगुलेटेड तरीके से इस्तेमाल करना है, ताकि उससे जो भी प्रॉब्लम हो सकती है वो ना हो। तो वर्ल्ड लेवल पे भी अगर देखें तो जो डिफरेंट ग्लोबल मॉडल है उससे भी हम अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके ऊपर आरबीआई, फाइनेंशियल एआई कमेटी एंड नीति आयोग जो है वो इंडिया एआई मिशन के तहत इन चीज़ों के ऊपर काम कर रही है, ताकि हम रिस्क को क्या कर सकें, मिटिगेट कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं तो हिस्टोरिकल इसका इवोल्यूशन क्या है ऑफ दिस इशू। तो हमारे देश में अगर हम देखें तो एआई का काफ़ी पहले ही एक फाउंडेशन रखा गया था या फिर नींव रखी गई थी, लाइक इन 1960s एट द इंस्टीट्यूशन लाइक आईआईटीज एंड आईएसआई कोलकाता में। तो उस समय क्या है, इसमें इनिशियली काम किया गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा सफलताएं हमें नहीं मिली क्योंकि इसको काफ़ी अंडरमाइन किया गया था। फिर इमरजेंस ऑफ पॉलिसी देखा गया आफ्टर 2010, तो जैसे कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, तो इनडायरेक्टली ये एआई को बूस्ट करता था वाया डिजिटल इकोनॉमी पुश। और 2018 में नीति आयोग ने भी रिलीज़ किया नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस तरीके से क्या है, आपकी जो व्यवस्था है वो ली गई। 2020 के बाद देखा गया कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका काफ़ी अनएथिकल यूज़ होने लगा, तो इसीलिए एक सवाल या निशान खड़ा होने लगा कि इसको किस तरीके से एथिकल बनाया जाए। तो उसके लिए क्या है, नीति आयोग ने फिर से गवर्नमेंट को सजेशन दिया, और उसके बाद आप देख सकते हैं जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसका भी सर्च हुआ। फिर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट तो है ही, तो अभी जो भी रेगुलेशन करना है वो इन दोनों एक्ट के ज़रिए ही करना है। ग्लोबल अलाइनमेंट और एक्सेलरेशन अगर देखें तो यूरोपियन यूनियन का एआई एक्ट को हम देख सकते हैं। फिर 2024 में जो ब्लेचले पार्क डिक्लेरेशन था उसके बारे में हम देख सकते हैं, और 2026 में और एक आपका एआई के ऊपर ब्लेचले पार्क में ही डिक्लेरेशन होने वाला है। तो चैलेंजेस अगर देखें तो एआई रेगुलेशन में क्या चैलेंजेस आ सकती है, लीगल एंड रेगुलेटरी जो गैप है वो देखा जा सकता है, क्योंकि एआई को मैनेज करने के लिए कोई स्टैंड अलोन एक्ट नहीं है। इसको आईटी एक्ट 2000 या फिर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही इसको आपका रेगुलेट किया जाएगा। तो इसमें ये एक चैलेंज है कि इसके लिए आपकी एक डिफरेंट एक्ट होनी चाहिए स्पेशली फॉर एआई। टेक्निकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर देखे जाते हैं, लिमिटेड कंप्यूटर पावर है इन इंडिया, और हम आपके इंडिया रैंक्स लो इन ग्लोबल एआई रेडीनेस इंडाइसेस, ये भी एक प्रॉब्लम है। एथिकल एंड सोशल रिस्क जो है वो हम देख सकते हैं कि एल्गोरिदमिक बायस जो है वो इनइक्वालिटी को परपिचुएट करती है, जैसे डार्कर स्किन के जो पीपल है उनका फेशियल रिकॉग्निशन नहीं हो पाता है इन एआई बिल्ड डिवाइसेस। इम्प्लीमेंटेशन में भी एक चैलेंजेस है, क्योंकि जो सेल्फ रेगुलेशन का प्रोविज़न रखा जा रहा है एआई रेगुलेशन में, तो उसमें जो बिग टेक है वो सेल्फ रेगुलेशन का जो है वो उनको फेवर करेगा, ना कि यूज़र को फेवर करेगा।
तो वही चीज़ इसमें मेंशन की गई है। की टर्म्स जो है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। डायमेंशंस को इसमें अगर देखें तो सोशल डायमेंशन में हम एआई के ज़रिए डीप फेक को देख सकते हैं। पॉलिटिकली देखें तो एआई का आपका गवर्नेंस में भी इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका बेटर इस्तेमाल होना इनोवेशन के लिए, ताकि सेफ्टी का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उस पॉइंट से भी हम देख सकते हैं। लीगल के फ्रेमवर्क से भी हम देख सकते हैं कि इसमें कौन सी लीगल एंगल रहेगा, जैसे आईटी एक्ट 2000 रहेगा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 रहेगा, वो सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। एथिकली देखें तो अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड पीपल सेंट्रिसिटी को मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। इंटरनेशनली देखें तो एआई इम्पैक्ट समिट होने वाला है इन 2026 इन ब्लेचले पार्क में। इकोनॉमिकली देखें तो जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस है, इंक्रीज़ हो रहा है एआई एडॉप्शन का, तो उसको बेटर तरीके से मैनेज करना जो है काफ़ी ज़रूरी रहेगा। बाकी इसमें एनसीईआरटी की जो किताबें आप कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ताकि चीज़ों को समझ पाएँ। ओके, वे फॉरवर्ड में अगर देखें तो करना क्या है, फॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट करना है ऑफ एआई गवर्नेंस ग्रुप, ताकि आपकी एक ऑटोनोमस बॉडी रहे जो एआई को कंट्रोल कर सके। ड्राफ्ट करना है स्पेसिफिक रूल को, तो जो भी स्पेसिफिक रूल रहेगा उसको बेटर तरीके से डिफरेंट मीडिया को समेटते हुए उसको रेगुलेट करना है। सोशल सेक्टोरल इम्प्लीमेंटेशन करना है, जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के लिए हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए हो, इंश्योरेंस सेक्टर में हो। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा, ताकि हम बेटर एआई को बेटर हैंडल कर सके विद इन आवर नेशन। इंटरनेशनल लीडरशिप में हम एआई इम्पैक्ट समिट इन 2026 में बेटर रोल प्ले कर सकते हैं। तो यही आज के 2 आर्टिकल थे। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, डिफरेंट आर्टिकल को हमने लिया है, तो सभी आर्टिकल अगर समझाने लगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। इसमें बहुत सारी आर्टिकल है और इसका लिखने का जो तरीका है वो हमने इस तरीके से लिखा है ताकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहे, चीज़ों को आप समझ सकें। तो एक पहला और दूसरा आर्टिकल अगर समझ पा रहे हैं तो इसको भी पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। और इसमें जो की टर्मिनोलॉजीज हमने एक्सप्लेन की है, ताकि पूरा आर्टिकल का जो क्रक्स है इन की टर्मिनोलॉजीज में है, तो इनको समझना ज़रूरी है। तो पूरा आर्टिकल पढ़ के अगर चीज़ें कम समझ में आती है तो इनके ऊपर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। और उसके बाद अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप हमें मैसेज कीजिए कमेंट सेक्शन में, हम उसको कैटर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।